हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2024 यानी फरवरी में जिस पेपर को होना है उसके लिए हम लोग एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बना करके, एक रणनीति बना करके। और उसी क्रम में आज हम लोग 3 टॉपिक से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और वो तीनों टॉपिक्स दोस्तों अलग अलग फॉर्म में भी अपलोड किया जा चुका है। जो साथी नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और वो टॉपिक जरूर देखें। उसके बाद ये टॉपिक देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और आर्टिकल्स, इस पर आधारित आज एमसीक्यूज के कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो जब तक आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं जानते, जब तक आप उसके पीछे का लॉजिक नहीं जानते हैं, तब तक चीजों को आप रटते हैं। लेकिन जब आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आपको चीजों को समझने के लिए एक एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये चीजें हमारे लिए जो पहले कठिन होती थी अब बिल्कुल सरल हो गई हैं, आसान हो गई हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं और वो सारे प्रश्न जैसा कि बताया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित होगा, टेंसेस पर आधारित होगा और आर्टिकल्स पर आधारित होगा। तो ये पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो आपके हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। किस पर आधारित है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों एक जनरल सी रिव्यू आपको हम बता ही दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वो छोटे छोटे पार्ट्स जब हम किसी सेंटेंस में पढ़ते हैं, जिसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन कहा जाता है। ये हमारे 8 होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इन्हीं पर आधारित ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे और एक एक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल स्पीक इन ब्राजील? व्हाट लैंग्वेज, कौन सी भाषा, डू मोस्ट पीपल, अधिकांश लोग बोला करते हैं, स्पीक बोलते हैं, इन ब्राजील। कहां पर? ब्राजील में। यहां इंडिया हो सकता है, यहां पर अदर कंट्री का नाम हो सकता है। तो व्हाट लैंग्वेज, कौन सी भाषा, डू मोस्ट पीपल स्पीक, बोलते हैं इन ब्राजील, ब्राजील में। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? नाउन दिया गया है, एडजेक्टिव दिया गया है, वर्ब दी गई है, एडवर्ब दिया गया है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये अंडरलाइंड वर्ड है आपका, यानी स्पीक जिसे कहा गया है। स्पीक का मतलब है बोलना। तो चलिए पहले एक एक को जानते हैं कि ये नाउन क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले नाउन की अगर हम बात करें कि नाउन क्या है, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? ये एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड किसे कहते हैं? नाम बताने वाले शब्दों को। यानी किसी व्यक्ति का नाम बताए कोई, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी चीज की एक कोई क्वालिटी है, क्वालिटी का नाम हो, फीलिंग्स हो, कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन कहते हैं। तो नाउन क्या है? हम लोग जनरली क्लास 6 से ही पढ़ते आए हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन कहा जाता है। तो नाउन क्या है? जनरली अगर हम देखें तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, नाम बताने वाला शब्द होता है। चलिए उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या था? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं। ये एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव ये क्वालिफाइंग वर्ड होता है, क्वालिफाई करने वाला एक वर्ड होता है। क्वालिफाई का मतलब होता है किसी की विशेषता बताना, किसी के बारे में बताना। तो वो कौन सी चीज है जिसके बारे में एडजेक्टिव बताता है? एडजेक्टिव किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में हमें और ज्यादा जानकारी मिले, वो ऐसा वर्ड जो हमें देता है। कोई भी ऐसा वर्ड, जैसे मैंने कहा राजू, राजू इज अ जेंटलमैन, राजू इज अ जेंटलमैन, राजू एक जेंटलमैन है। अगर मैं यहां से जेंटल को हटा दूं तो सिर्फ क्या दिख रहा है? राजू इज अ मैन।
राजू इज अ मैन, राजू एक आदमी है, एक इंसान है, लेकिन इस इंसान को क्या कहा गया है? जेंटल। तो यानी राजू के बारे में हमें जेंटल और बहुत कुछ बता रहा है। तो यानी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बारे में और अधिक जानकारी हमें प्रोवाइड करवाता है और अधिक जानकारियां हमें देता है, ऐसे सारे वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे मैंने कहा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब यहां पर सीता को क्या कहा जा रहा है? ब्यूटीफुल। सीता इज अ जेंटल लेडी, क्या कहा गया? सीता को एक जेंटल लेडी कहा गया। तो यहां पर जेंटल हो गया, लेडी और ब्यूटीफुल हो गया। ये सभी क्या है? किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं, उस इंसान के बारे में कुछ अधिक बातें, कुछ अधिक जानकारियां दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और ऐसे वर्ड क्वालिफाइंग कहलाते हैं, क्वालिफायर होते हैं, जिनका काम ही होता है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी प्रोवाइड करवाना। अगला है वर्ब। दोस्तों वर्ब क्या है? वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब को एक्शन वर्ड कहा जाता है। वर्ब को क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड कहते हैं। वर्ड क्या है? एक एक्शन वर्ड है। एक्शन यानी काम बताने वाला, क्रिया बताने वाला। जैसे मैं कोई काम, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो बोलना क्या है? एक क्रिया हो गई, एक एक्शन हो गया। तो उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, बोलना, लड़ना, कोई भी एक्टिविटी जो हम सब लोग करते हैं वो सारे एक्शन वर्ड होते हैं। और एक्शन वर्ड बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? वर्ब कहा जाता है। तो यहां उसके बाद फिर लास्ट में क्या बचा? एडवर्ब बचा। एडवर्ब किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए एडवर्ब का काम ये होता है, ये भी क्वालिफाई करता है। ये भी क्या करता है? क्वालिफाई करता है, यानी विशेषता बताता है, कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता है। लेकिन किसकी एक्स्ट्रा बातें बताता है? किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की या किसी दूसरे एडवर्ब की क्या करता है? विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसके बारे में और अधिक जानकारियां हमें प्रोवाइड करवाता है। तो एडवर्ब क्या हो गया? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव के बारे में, एडी यहां लिखा हुआ है, एड का मतलब होता है जोड़ना और एडी का मतलब यहां पर एडजेक्टिव भी है। यानी ये काम क्या करता है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये किसी एडजेक्टिव के बारे में, किसी वर्ब के बारे में या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में क्या करता है? जनरली ये हमें और अधिक इंफॉर्मेशन देता है और अधिक जानकारियां देता है, जिससे हम उस वर्ड के बारे में और कुछ जान सके और भी ज्यादा हमें सूचना प्राप्त हो सके। ऐसे वर्ड को क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल स्पीक इन ब्राजील? व्हाट लैंग्वेज, कौन सी भाषा, डू मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, स्पीक, बोलते हैं, इन ब्राजील, ब्राजील में। तो यहां पर बोलने की बात की जा रही है कि कौन सी भाषा बोलते हैं। तो देखिए उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, बताना, ये सब क्या है? एक एक्शन वर्ड है, एक एक्टिविटी है। क्या है ये? एक एक्टिव। भाई कोई बोल रहा है तो बोलना एक एक्टिविटी हो गई, एक काम हो गया। तो काम को वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि सी ही इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन था व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल स्पीक इन ब्राजील। तो स्पीक क्या है? वर्ब है। ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है, ये क्या है? वर्ब है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया? द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस इज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आगे की परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं, इस तरह की क्वेश्चंस वहां पर भी पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है और इस तरह के क्वेश्चन मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बना करके आपको दूंगा ताकि वो और भी ज्यादा क्लियरिटी ले आ सके। ठीक है, तो द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस पूछ रहा है कि एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? किसका?
एडवाइस का, ये जो एडवाइस वर्ड लिखा हुआ है इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदला जाता है, जैसे नाउन को एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव को नाउन में, या नाउन है उसे वर्ब में, वर्ब को नाउन में। इस तरह से चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड होते हैं, तो इसकी जानकारी नहीं होगी तो एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से आपका एक नंबर जरूर कम हो जाएगा। तो एक एक नंबर पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कह रहा है कि एडजेक्टिव फॉर्म, यानी कि इसका एडजेक्टिव रूप क्या होगा, किसका? एडवाइस का। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। एडवाइस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सलाह देना। तो यहां पर 4 वर्ड दिया गया है, एडवाइजेबल लिखा है, दूसरा है एडवाइस, तीसरा एडवाइजिंग और चौथा एडवाइस्ड। तो दोस्तों ईडी जिसमें लगता है वो एक वर्ब होती है, ईडी जिसमें लगता है वो क्या बन जाती है? एक वर्ब। जिसमें आईएनजी जनरली होता है वो भी एक वर्ब हो जाएगी। ये एडवाइस लिखा हुआ है तो एडवाइस से एडवाइज लिखा हुआ है, तो एडवाइस का मतलब क्या है? सलाह देना, और यहां पर एडवाइस लिखा है इसका मतलब होता है सलाह। ये नाउन हो जाएगा। ये क्या होगा? एडवाइस आपका नाउन हो जाएगा। एडवाइस सलाह देना, और यहां एडवाइस यस, देखिए सीई और यसी में दोनों में यही डिफरेंट होता है। और एबल लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें देखिए एबल, ABLE एबल लिखा हुआ है। तो जब किसी भी वर्ड के अंत में ABLE एबल लगा होगा, जैसे टॉलरेबल, क्या लिखा है? टॉलरेबल, एडमायरेबल, तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। या जैसे किसी वर्ड में फुल लगा हो, जैसे ब्यूटीफुल लिखा है, तो ब्यूटीफुल क्या है? यह आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, जो किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की क्या करेगा? विशेषता बताएगा, उसके बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी हमें प्रोवाइड करवाएगा। तो देखिए एडवाइजेबल लिखा हुआ है, तो ये होगा आपका राइट ऑप्शन, यानी एडवाइजेबल। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस लिखा हुआ है, तो एडवाइस का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो क्या होगा? एडवाइसेबल होगा। क्या होगा? एडवाइसेबल। ठीक है। नेक्स्ट है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर। यहां पर फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म पूछा जा रहा है। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं, दोनों में केवल वर्ड अलग अलग लिए गए हैं। तो यहां पर एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस पूछा गया था, और यहां एडजेक्टिव फॉर्म किसका पूछा जा रहा है? फ्लावर का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये एक नाउन था। एडवाइस का मतलब, सॉरी, एडवाइस का मतलब सलाह देना, एक वर्ब थी। ये क्या थी? वर्ब थी। और यहां पर ये नाउन है। ये जो फ्लावर है, फ्लावर का मतलब होता है फूल। फ्लावर का मतलब क्या होता है? फूल होता है। तो फूल किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये क्या है? नाउन है। अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म, यहां पर वर्ब थी, इसका एडजेक्टिव फॉर्म पूछा जा रहा था। अब यहां पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। बुके लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए इसकी स्पेलिंग एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, BOUQUET। लिखा कुछ और जाता है, लेकिन पढ़ा क्या जाता है? बुके पढ़ा जाता है। बुके का मतलब होता है गुलदस्ता। बुके का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता। तो बुके लिखा हुआ है। अगला है फ्लोरल, अगला है ऑप्शन सी है फ्लोरिस्ट, और डी वाला ऑप्शन क्या लिखा है? फ्लावर्स लिखा है। तो बुके का मतलब हो गया गुलदस्ता, फ्लोरल का मतलब होता है फूलों का या फूलों की, यानी कोई चीज जो फूलों से बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरल कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्लोरल। जैसे कोई डिजाइन अगर बनी है, मान लीजिए जैसे घर में लेडीज वगैरह है, बहुत सारी सुंदर सुंदर डिजाइनें बनाते हैं। किस चीज की? फूलों की डिजाइन बनाती है। तो वो जो फूलों की डिजाइन बनती है उसे क्या कहा जाता है? फ्लोरल कहा जाता है। कोई भी चीज जो फूलों की बनी हुई हो। तो फ्लोरल डिजाइन, जैसे मैंने कहा ये फ्लोरल डिजाइन है, दिस इज अ फ्लोरल डिजाइन, यानी कि ये फूलों का बना हुआ है। फ्लोरिस्ट कहते हैं फूल बेचने वाले को या फूल बेचने वाली को। ठीक है। फ्लावर्स लिखा हुआ है, फ्लावर्स का मतलब होता है फूल। यहां पर देखिए, यहां पर फ्लावर लिखा था और यहां फ्लावर्स लिखा हुआ है। ये सिंगुलर था और ये क्या है? प्लूरल नंबर है, एक वचन है और ये बहुवचन है। ठीक है। तो यहां पर बुके लिखा हुआ है, फ्लोरल लिखा है, फ्लोरिस्ट लिखा हुआ है, फ्लावर लिखा, फ्लावर्स लिखा है। तो क्या पूछ रहा है? एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर पूछ रहा है कि ये फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। तो ये भी नाउन हो जाएगा दोस्तों। फ्लोरिस्ट जो फूल बेचता है उसको भी हम नाउन कह सकते हैं। बुके ये भी गुलदस्ता, गुलदस्ता कोई चीज होती है, लेकिन ये जो है ये आपका नाउन नहीं, ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है, जो किसी फूल के बारे में बताता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ डू लिखा हुआ है। यहां पर डू का नाउन फॉर्म, डू का मतलब होता है करना। तो करना
उठना, बैठना, आना, जाना, खाना, पीना, ये सभी क्या है? वर्ब है। अब इसका कौन सा फॉर्म पूछ रहा है? नाउन फॉर्म पूछ रहा है कि डू का नाउन फॉर्म क्या होगा? द नाउन फॉर्म ऑफ डू इज, यानी नाउन फॉर्म पूछ रहा है किसका? डू का। तो डज लिखा हुआ है दोस्तों, तो डज क्या है? एक वर्ब है। यहां पर डन लिखा हुआ है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है। डिड सेकंड फॉर्म होती है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी, ये डिड लिखा हुआ है, यही आपका क्या होगा? नाउन फॉर्म होगा डू का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। यहां पर पूछा जा रहा है कि जो सेंटेंस दिया गया है इसमें जो अंडरलाइन वर्ड किया गया है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? चूज, चुनो, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया गया अंडरलाइन वर्ड में बिलोंग्स टू लिखा हुआ। तो ये टाइम लिखा हुआ, टाइम इज मनी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम चीजों को डेफिनेशन के बेसिस पर नहीं चेक कर पाते हैं, तो उसको हम उसके फंक्शन के आधार पर देखेंगे कि दिए गए वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टाइम इज मनी कहा जाए कि टाइम मनी है। टाइम क्या है? मनी है। समय ही पैसा होता है, समय ही पैसा है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर इज लिखा हुआ, इज क्या है? वर्ब है, और वर्ब के पहले आने वाला उसका सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर क्या होता है? प्रोनाउन। इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। टाइम इज मनी में क्या लिखा हुआ है? इज। इज आपका वर्ब है और वर्ब से पहले उसका सब्जेक्ट होगा। वर्ब से पहले उसका क्या होगा? सब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। और प्रोनाउन आप जानते हैं कि कुछ ही गिने चुने वर्ड्स होते हैं जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। तो ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये क्या होगा? आपका नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपका पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। प्रोनाउन किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को हटा करके उसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब बताया गया कि एक एक्शन वर्ड होता है। एडजेक्टिव बताया गया कि जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है उसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। दोस्तों आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि इसे और एक्सप्लेन की जरूरत है या इसमें एक एक अलग अलग पार्ट्स पर क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, यानी 5 क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सीता और हर ब्रदर्स टू बी ब्लेम्ड। ब्लेम का मतलब किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी के ऊपर कोई गलत आरोप लगाना क्या कहलाता है? ब्लेम कहलाता है। तो दोस्तों अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित थे। लेकिन अगला जो 6 to 10 क्वेश्चन लिया गया है ये टेंसेस पर आधारित है। यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस में हर टेंस के 4 सब डिवीजन किए गए हैं, 4 अलग अलग भाग किए गए हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी सबको अगर मैं जोड़ करके बोलूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन्हीं 12 पार्ट्स जो आपके हैं इन्हीं में से किसी ना किसी एक को इसमें सेटअप किया गया है। तो ये सारे के सारे टेंसेस हैं। तो टेंस का स्ट्रक्चर दोस्तों हम सबको पता होना चाहिए। अगर टेंस का स्ट्रक्चर हमें अच्छे से नहीं पता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घर पर भी, स्कूल में भी और एग्जामिनेशन हॉल में तो गलतियां हो ही जाती हैं। तो उस गलती को रिपीट होने से बचाना है हमें, और एग्जाम में पूरा का पूरा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आना है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी हम जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ज्यादा हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो अभी तो वक्त बहुत है, टाइम बहुत है और आने वाले समय में हम उसको फिर से इंप्रूव कर लेंगे। ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आपसे गलतियां होगी। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फरवरी से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और मार्च में आपके अगर एग्जाम खत्म हो रहे हैं और फर्स्ट वीक में आपका इंग्लिश का पेपर होना है, तो निश्चित रूप से आपके पास समय नहीं है। जैसे जैसे आप का दिन आता जाएगा वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा और प्रेशर फ्री होकर के ही आप एग्जाम अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए उस प्रेशर में ना रहिए। प्रेशर की कमी कैसे हो, इसके लिए हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सीता और हर ब्रदर्स, सीता अथवा उसका भाई, यहां देखिए ब्रदर्स लिखा हुआ है, उसके जो भाई हैं टू बी ब्लेम, उन पर क्या लगाया जाता है? ब्लेम लगाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है इज, दूसरा ऑप्शन है हैज, तीसरा ऑप्शन है वॉज और चौथा ऑप्शन आपका आर लिखा हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर हो, सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर नंबर हो, तो उसके साथ जो वर्ब आती है दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर होती है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा, तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी दोस्तों वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखना है कि उसके भाइयों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भाइयों की बात हो रही है। तो भाइयों की अगर बात हो रही, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो दोस्तों कैसा वर्ब हम यूज करेंगे? प्लूरल। तो इज भी आपका सिंगुलर, ये नहीं होगा। हैज भी सिंगुलर है, ये भी नहीं होगा। वॉज भी सिंगुलर है, ये भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो ये हो जाएगा सीता और हर ब्रदर्स आर टू बी ब्लेम्ड, यानी कि सीता को या फिर उसके भाइयों को क्या किया जाता है? ब्लेम किया जाता है, उस पर आरोप लगाया जाता है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ हैज लेफ्ट चले गए, या आर लिविंग जा रहे हैं, या हैव लेफ्ट चले गए, या फिर लेफ्ट चले गए। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यहां पर चीफ गेस्ट लिखा हुआ है विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, यानी कि जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, वो अपने पत्नी के साथ चले गए। तो यहां जा कौन रहा है? यहां जाने की बात किसकी हो रही है? चीफ गेस्ट की बात हो रही है दोस्तों। तो चीफ गेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो चीफ गेस्ट एक व्यक्ति है यहां पर, और एक व्यक्ति के साथ सिंगुलर नंबर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर नंबर का प्रयोग करेंगे। तो हैज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, इसलिए यह नहीं होगा। है प्लूरल होता है, यह नहीं होगा। और उसके बाद या तो लेफ्ट हो सकता है या फिर हैज लेफ्ट, लेकिन जाने की बात कर रहा है कि चले गए, काम हो गया। तो जब किसी काम को आप देखते हैं कि कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों हैज या हैव के साथ, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैज या हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो चूंकि हैव आना नहीं है, आर आना नहीं है, लेफ्ट आना नहीं है, तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ हैज लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। द न्यूज नॉट अपडेटेड टाइमली, अपडेट नहीं है, न्यूज की बात हो रही है। देखिए दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट है। अब अगर सब्जेक्ट आप पहचान लेते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एरर वाले भी क्वेश्चन आते हैं। 9th 10th 11th 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करें तो वहां इस तरह के सेंटेंसेस जरूर मिलते हैं आपको। तो यहां पर न्यूज आप देख रहे हैं, तो NEWS
न्यूज में यस भले लगा हुआ है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर माना जाता है। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर नंबर आएगी। तो आप चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ब है जो सिंगुलर है। तो आर तो सिंगुलर है नहीं, इसलिए ये अब यहां पर इज है, ये सिंगुलर है, लेकिन और चेक करिए हैव, ये भी प्लूरल है, ये भी नहीं होगा। वर प्लूरल है, ये भी नहीं होगा। इसलिए यहां पर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ये सी वाला होगा क्योंकि न्यूज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली, तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूज इज नॉट अपडेटेड इज आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैक इन माई नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस कहा जाता है मातृभूमि को दोस्तों, जहां हम पैदा होते हैं, जहां हमारा जन्म होता है, जहां हम पले बड़े हुए, वो स्थान क्या कहलाता है, नेटिव प्लेस कहलाता है। बैक इन माई नेटिव प्लेस आई अ स्मार्टफोन। अब दोस्तों यहां पर देखिए डिड नॉट हैव लिखा हुआ है, डू नॉट हैव लिखा हुआ है, डिड नॉट हैड लिखा हुआ है, डू नॉट हैड लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, आई डिड नॉट, क्योंकि यहीं पर हमें फिल करना है। तो आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन, मेरे पास एक स्मार्टफोन नहीं है, या आई डू नॉट हैव अ स्मार्टफोन, या आई डिड नॉट हैड। तो दोस्तों देखिए डिड नॉट, ध्यान दीजिएगा, डिड नॉट ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और हैड क्या है, यहां पर मेन वर्ब है। देखिए हैज, हैव और हैड ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। तो कहां पर ये हेल्पिंग वर्ब होगी, कब ये मेन वर्ब होगी, इस पर अलग से अगर आप लोग चाहेंगे और कमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वीडियोस अपडेटेड कर दिए जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों आपको चेक करना है कि डिड नॉट लिखा हुआ, डिड नॉट हैव होगा कि डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन, या डू नॉट हैव अ स्मार्टफोन, या तो यहां पर देखिए कह रहा बैक इन माई नेटिव प्लेस, यानी मेरे नेटिव प्लेस पर, मेरे कहां पर, नेटिव प्लेस पर, जहां मैं रहता हूं या जहां मैं रहता था। बैक का यूज किया गया, किसका यूज किया गया दोस्तों, बैक का यूज किया गया है। अगर बैक का यूज किया गया है यानी कि इसका मतलब है कि पीछे वाले टाइम की बात की जा रही है। तो देखिए तीन टाइम होता है, एक होता है वर्तमान टाइम जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, जो चल रहा है ये हमारा प्रेजेंट टाइम होता है। और जो बीत गया, जो बीत गया वो कैसा टाइम होता है, पास्ट टाइम होता है। जो आने वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब आप डिसाइड करो कि यहां पर कौन से टाइम की बात हो रही है, जो टाइम चल रहा है, या जो टाइम बीत गया है, या जो टाइम आने वाला है। तो दोस्तों यहां पर बैक लिखा हुआ है, बैक का मतलब पीछे, यानी कि पहले के जहां हम लोग पैदा हुए थे, जहां मैं पैदा हुआ था वहां पर पहले की बात कर रहा है। पहले का मतलब जो बीत गया है उसकी बात कर रहा है। तो जहां पर बीते हुए समय की बात करता है दोस्तों, वहां पर हमेशा पास्ट टेंस होगा। तो पास्ट टेंस में डिड नॉट आएगा, क्या आएगा, डिड नॉट आएगा। तो डू नॉट तो हो नहीं सकता दोस्तों, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। डिड नॉट यहां पर भी है, डिड नॉट यहां पर, डू नॉट होगा नहीं दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि डिड नॉट यहां भी है, डिड नॉट यहां भी है, तो दोनों में से सही कौन है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कहीं भी अगर आपको डिड नॉट दिखे तो इसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो दोस्तों ये जो हैड लिखा हुआ है ना, ये अपने सेकंड फॉर्म है। हैव, हैड, हैड इस तरह से वर्ब होती है। हैव होता है फर्स्ट फॉर्म दोस्तों, इसका सेकंड फॉर्म होता है हैड, इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड होता है। इसका चौथा फॉर्म होता है हैविंग, जिसमें आईएनजी लगाते हैं, और पांचवा फॉर्म होता है। तो इस तरह से जो भी मेन वर्ब होती है उसके 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। तो हैव फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, हैड, हैड ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और आईएनजी लगा देंगे तो ये हमारा फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, और हैज क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये चेक करना है कि किसके साथ फर्स्ट फॉर्म है। यहां डिड नॉट के बाद हैड लगा हुआ है दोस्तों, तो ये तो हमारा सेकंड फॉर्म है। तो डिड नॉट के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, ये गलत है। और यहां पर डिड नॉट के साथ देखिए दोस्तों, यहां पर हैव लिखा हुआ है, हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। सो
ए इज द राइट आंसर। आपका पहला वाला आंसर ही सही आंसर होगा। तो यह हो जाएगा बैक इन माई नेटिव प्लेस आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन। कि मेरे नेटिव में जब हम लोग पैदा हुए थे, जहां पैदा हुए थे, वहां पर पहले क्या नहीं होता था? स्मार्टफोन नहीं होता था। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यू एंड आई द ऑब्लिगेशंस, यू एंड आई द ऑब्लिगेशंस। दोस्तों ये एक क्वेश्चन मैं आप पर अभी छोड़ रहा हूं, मैं साइड हो जा रहा हूं, इसको आप चेक कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए इसका आंसर आप बताएंगे और चेक करेंगे क्या आपका आंसर सही है या गलत। एक बार चेक करेंगे। यू एंड आई द ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यताएं, जिम्मेदारियां दोस्तों। तो एम फुलफिल्ड, फुलफिल्ड का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। हैज बीन फुलफिलिंग होगा या हैव फुलफिल्ड होगा या हैज फुलफिल्ड होगा। एक चीज का ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर यू लिखा है, यहां पर आई लिखा हुआ है। यू के साथ और आई के साथ कभी हैज नहीं आता, तो हैज वाला तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हैज लिखा था, यह भी कैंसिल होगा। यहां पर भी हैज लिखा था, इसलिए यह भी कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हैव फुलफिल्ड होगा या एम फुलफिल्ड होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब एक चीज का और यहां आपको ध्यान देना है कि जब दो सब्जेक्ट, जैसे यू एंड आई, ये दो सब्जेक्ट है और दो सब्जेक्ट किससे जुड़े होते हैं? एंड से अगर जुड़े होते हैं तो ये अलग अलग होते हुए भी दो हो गए, यानी सिंगुलर नहीं बल्कि ये प्लूरल हो गए। और प्लूरल के साथ दोस्तों एम का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग किया जाता है? हैव का प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वह भी प्लूरल आएगी, इसलिए एक ही ऑप्शन यानी सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर दोस्तों। क्योंकि यहां पर हैव लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आपके दो मिलकर के क्या बना रहे हैं? प्लूरल बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल होगा दोस्तों तो वह कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। इसलिए यहां पर क्या होगा? यू एंड आई हैव द ऑब्लिगेशन, हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव ऑन करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? ही ड्राइव्स एट अ स्पीड, वो स्पीड से ऑफ 80 माइल्स, यानी कि वो 80 माइल्स कहते हैं मील को, यानी कि वो 80 मील की स्पीड से चलाता है। यानी कि एक घंटे में, देखिए यहां पर आर लिखा हुआ है, आर का मतलब होता है घंटा, यानी कि वो एक घंटे में अपनी गाड़ी को 80 की रफ्तार से चलाता है। यानी कि 80 मील एक घंटे में दूरी तय करता है। तो दोस्तों यहां पर द होगा, एन होगा, ए होगा या नो आर्टिकल होगा। तो दोस्तों अब तक के हमने जो है 5 क्वेश्चन जो है वो टेंस पर कंप्लीट कर लिए। 5 क्वेश्चन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हो गया। ये 5 क्वेश्चन और लिया गया है दोस्तों, ये किस पर होगा? आर्टिकल्स पर होगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज आज की है वो 15 क्वेश्चन पर बेस्ड है, यानी 15 क्वेश्चन आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। वो बच्चे जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो टॉपिक उनको लगता है कि ये हमें टफ लग रहा है या इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की, और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्लीज हमें बताते रहें, ताकि उस तरह की वीडियो जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि वो 80 मील की स्पीड से एक घंटे में दूरी तय करता है। तो दोस्तों क्या होगा? द आर होगा या एन आर होगा, ए आर होगा या नो आर्टिकल होगा। दोस्तों ये आर्टिकल पर, इसके पहले का जो वीडियोस आपको आर्टिकल पर बताया गया, वहां साफ साफ बताया गया है कि हमारे वाउल्स यानी कि स्वर और व्यंजन, जिसको हिंदी में कहते हैं वाउल्स, यानी कि हिंदी के अगर हम स्वर की बात करें, स्वर कौन कौन से होते हैं? आ से लेकर के आह तक। और उसके बाद व्यंजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो का से लेकर के ज्ञा तक। वैसे तो हमारे जो स्वर होते हैं इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ,
यू, ये हमारे 5 लेटर हैं जिनको किस में रखा गया है, वॉल्स में रखा गया, स्वर में रखा गया है। लेकिन यहां पर आप ए एन और द का यूज तभी समझ पाएंगे जब आपको हिंदी स्वर की जानकारी होगी। हिंदी स्वर से मतलब यह है कि कोई भी वर्ड जिसके पहले हमें ए लगाना है, एन लगाना है, यह क्लियर होगा कि उसकी जो साउंड है, हिंदी साउंड है, वो स्वर से आ रही है या व्यंजन से आ रही है। तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है हावर, लेकिन पढ़ते क्या और पढ़ते हैं। अगर आप इसको देखें तो क्या पढ़ा जाता है, इसको और पढ़ा जाता है, यानी कि आ से निकल रहा है। इसकी जो साउंड है, इसकी आवाज है, ये आर है, यानी कि एच से भले स्टार्ट है, लेकिन ये स्टार्ट, इसकी साउंड को अगर आप देखेंगे, इसकी आवाज को देखेंगे, इसके उच्चारण को देखेंगे, तो क्या निकल के आ रहा है, आ। तो आ किस में आता है, ये स्वर में आता है दोस्तों। तो जहां स्वर होता है वहां पर एन का यूज किया जाता है, इसलिए बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर होगा। तो ये हो जाएगा ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 माइल्स एन आर होगा दोस्तों, कि वो 1 घंटे में 80 मील की दूरी तय करता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वी आर हैविंग। कुछ बच्चे यहां पर हैविंग को देख करके कंफ्यूज ना हो दोस्तों, अभी आपको बताया गया इसके पहले कि हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। जैसे हैव लिखा हुआ हैव, हैड, हैड और आईएनजी वाला जो फॉर्म होता है वो चौथी फॉर्म होती है जिसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट, ये जो वी आर लिखा हुआ है ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो वी आर का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी वाली फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है, इसलिए हैविंग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर, यहां पर डिनर लिखा हुआ है, इससे यह क्लियर हो रहा है कि यहां पर हैविंग की जो मीनिंग होगी है वो खाने के सेंस में है। किसके सेंस में, खाने के। तो हैव का प्रयोग जब कभी भी किया जाता है तो इसका प्रयोग जो है नाश्ता करने के लिए, खाने के लिए, बातचीत करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये क्लियर कब होगा, जब आप पूरा सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वहां कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से कोई ऐसा वर्ड दिखेगा जिससे यह पता चल जाएगा कि यहां पर हैविंग की मीनिंग क्या है। ठीक है, तो वी आर हैविंग, और यहां पर देखिए डिनर की बात हो रही है, फिश की बात हो रही है, तो डिनर और फिश यानी खाने पीने की बात हो रही है, तो यहां जो हैविंग की मीनिंग होगी वो खाने और पीने के सेंस में होगी। तो वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर। तो दोस्तों यहां देखिए डिनर लिखा हुआ है, तो डिनर, डिनर क्या है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। हमेशा ए एन द का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अगर हमें ए का प्रयोग करना है या एन का प्रयोग करना है तो ये चेक करना होगा वो काउंटेबल नाउन है अथवा नहीं। काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ ए अथवा एन आता है। बाकी ऐसी चीजें जो रेप्यूटेड होती हैं, फेमस होती हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथों का नाम है, नदियों का नाम है, या कुछ पर्वतों पहाड़ों के नाम है, इस तरह की चीजों के पहले द आता है। लेकिन ये कोई पर्टिकुलर खाना नहीं बताया जा रहा है कि किसी होटल में जाकर के या उस तरह से, तो इसलिए यहां पर नो आर्टिकल होगा दोस्तों, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर हो जाएगा। तो यहां पर नो आर्टिकल यानी सी फॉर राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन, यानी स्टेशन पर मिलने की बात की जा रही है कि मुझसे स्टेशन पर मिलो इन आर। अभी दोस्तों यहां पर आपने देखा कि आर लिखा हुआ था, यहां पर फिर से आर आ गया, तो यहां पर अगर एन आएगा तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, यहां पर भी एन ही आएगा। तो मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन एन आर फ्रॉम नाउ। नेक्स्ट है आई लाइक टू वॉच टेनिस ऑन टीवी। कह रहा है कि मुझे पसंद है, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, टू वॉच देखना, टेनिस को, टेनिस एक गेम है, टेनिस को देखना ऑन टीवी। किस पर पसंद करता हूं, टीवी पर टेनिस को देखना पसंद करता हूं। इट इज अ वेरी गुड गेम होगा दोस्तों। यहां पर देखिए, यहां वेरी के लिए यूज नहीं हो रहा है, यहां जो आर्टिकल आएगा ये किसके लिए आएगा, गेम के लिए आएगा। तो गेम एक खेल का नाम है। गेम क्या है, एक खेल है। टेनिस क्या है, टेनिस की बात हो रही, तो टेनिस क्या है, एक गेम है। तो यहां पर एक गेम की बात हो रही है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। यहां पर ये जो गेम है ये किसको कहा गया है, ये खेल किसको कहा गया, टेनिस को कहा गया। तो टेनिस एक खेल है, एक गेम है, तो इसलिए गेम के पहले क्या आता है, ए का प्रयोग किया जाएगा, अ वेरी गुड गेम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, अ वेरी गुड गेम। चलिए लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आज का। तो यह है, देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। कह रहा है कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, कहां के, यूनाइटेड स्टेट्स के जो राष्ट्रपति हैं वो विजिट करेंगे, भ्रमण करेंगे, कहां, ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह। तो दोस्तों देखिए, प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, राष्ट्रपति हो गया,
प्रधानमंत्री हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, ये सब बड़े पद होते हैं। बड़े पदों के नाम के पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जितने न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदुस्तान टाइम्स होगा। इंडियन एक्सप्रेस है, द इंडियन एक्सप्रेस हो जाएगा। अमर उजाला है, द अमर उजाला। दैनिक जागरण है, द दैनिक जागरण होगा दोस्तों। तो यहां पर प्रेसिडेंट क्या है? एक रेप्यूटेड पोस्ट है, तो पोस्ट के पहले भी किसका प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर दोस्तों। तो यहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। दोस्तों आई होप कि ये सारी की सारी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, या आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आज का सेशन यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।